हेलो, वेलकम टू द सुमो बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस। चलिए हम लोग चैप्टर 4 को चालू करें। आज क्लास 11 के 3 चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं। एनिमल किंगडम को चालू करते हैं। स्पीड हम लोग को बढ़ानी पड़ेगी क्योंकि जो मैंने सोचा था पिछले 1 महीने में चीज़ें उस हिसाब से टर्न अप नहीं हुई। जो सोचा था मैंने 1 महीने में आपके 6 चैप्टर हो जाने चाहिए थे, 3 ही चैप्टर हुए, तो थोड़ी सी स्पीड बढ़ाते हैं। एनिमल किंगडम पे आते हैं, चैप्टर 4। When you look around, you will observe different animals with different structure and form. आपके लिए NCERT बेस पूरा ये प्रोग्राम चल रहा है। NCERT की बुक ही है जिसको हम लोग फॉलो कर रहे हैं, NCERT को ही पढ़ेंगे। तो ये मैं यहाँ पे डिस्क्लेमर दे दूँ कि ये NCERT की बुक है। When you look around, you will observe different animals with different structure and form. आप अपने चारों तरफ अलग अलग तरह के डिफरेंट स्ट्रक्चर, डिफरेंट एनिमल्स देखते हैं। बहुत विभिन्नता हमको बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है, जिनके स्ट्रक्चर डिफरेंट एनिमल्स विद डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड फॉर्म्स है। एज ओवर 1 मिलियन स्पीसीज ऑफ एनिमल्स हैव बीन डिस्क्राइब्ड टिल नाउ। तो ये हम लोगों ने क्लास 11 के चैप्टर नंबर 1 लिविंग वर्ल्ड में देखा था। बायोडाइवर्सिटी को जब डिस्क्राइब किया था कि 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीसीज़ हम लोग को नोन है, जिसका रिकॉर्डेड डॉक्यूमेंटेशन है। वहाँ पे बाइफर्केशन नहीं दिया था कि कितनी एनिमल कितनी प्लांट। नियर अबाउट 1.2 मिलियन उसमें एनिमल स्पीसीज़ हैं और 0.5 मिलियन स्पीसीज़ उसमें प्लांट्स की हैं। तो 1.2 मिलियन नियर अबाउट स्पीसीज़ मतलब 12 लाख स्पीसीज़ एनिमल्स की डॉक्यूमेंटेड हैं, जिनका रिकॉर्ड है प्रॉपर। तो ओवर 1 मिलियन 10 लाख से ज़्यादा स्पीसीज़ है। क्लियर हो गई बात। द नीड फॉर क्लासिफिकेशन बिकम ऑल द मोर इम्पॉर्टेंट। द क्लासिफिकेशन आल्सो हेल्प्स इन असाइनिंग अ सिस्टमेटिक पोजीशन टू न्यूली डिस्क्राइब्ड स्पीसीज। तो अब यहाँ पे इसने इन 2 लाइनों में बताया है कि क्लासिफिकेशन की नीड क्या है। क्लासिफिकेशन की नीड है, इट इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर अ बायोलॉजिस्ट टू ऑब्जर्व और स्टडी ईच एंड एवरी इंडिविजुअल, ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म नोन इंडिविजुअली, कि जितने भी अलग अलग स्पीशीज़ हैं, किसी भी जीव वैज्ञानिक के लिए बिल्कुल असंभव बात है कि वो उसको हर किसी को पढ़ ले। तो आपने ग्रुप बना दिया ऑन द बेसिस ऑफ सम सिमिलरिटीज़। अगर आपको ग्रुप के बारे में जानकारी है तो उसमें आने वाले ऑर्गेनिजम्स की आपको जानकारी हो जाएगी। से फॉर एग्जांपल हम लोग क्लास मेमेलिया की बात करें तो क्लास मेमेलिया के जो हमारे उसके मुख्य लक्षण हैं, उसके क्लास मेमेलियन में आने वाले हर ऑर्गेनिज्म में होंगे। से फॉर एग्जांपल प्रेजेंस ऑफ मेमरी ग्लैंड, प्रेजेंस ऑफ डायफ्राम, प्रेजेंस ऑफ 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स। ये सब बातें ऐसी हैं जो होम्योथर्मिक एनिमल होंगे। स्किन पे हमारे हेयर्स होंगे, मिडिल ईयर में मेलियस इनका स्टेप्स होंगे। तो ये कुछ एक लक्षण ऐसे हैं जो मेमेलियन को, अगर हमने मेमेलिया क्लास को पढ़ लिया, उसके लक्षण पढ़ लिए, तो उसमें आने वाले हर ऑर्गेनिज्म में वो लक्षण है। इससे क्या आसानी मिल रही है कि आपने एक ग्रुप को पढ़ लिया, आपको लमसम आइडिया लग गया कि उसमें जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें क्या कैरेक्टरिस्टिक होगी। तो क्लासिफिकेशन की ज़रूरत इसलिए है। क्लासिफिकेशन क्या था अपनी क्लास 11 में, हमारा पहला चैप्टर बोला क्लासिफिकेशन इज द ग्रुपिंग ऑफ एनीथिंग बेस्ड ऑन सम इजली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर। बाहर से दिखने वाले लक्षणों के आधार पे जब हम किसी भी चीज़ को वर्गीकृत कर दें तो वो हो जाता क्लासिफिकेशन। और टेक्सोनॉमी क्या है? टेक्सोनॉमी है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का क्लासिफिकेशन इनटू डिफरेंट टेक्सा। डिफरेंट लेवल पे जो डिफरेंट टेक्सा हैं, जब हम उसमें अरेंज करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म को, तो टेक्सोनॉमी इज द क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इनटू डिफरेंट टेक्सा बेस्ड ऑन सम कैरेक्टरिस्टिक। डिफरेंट लेवल के टेक्सा पे उसको हमने अरेंज कर दिया है, वो हो जाएगा हमारा टेक्सोनॉमी। और सिस्टमेटिक्स क्या है? जब टेक्सोनॉमी में अलॉन्ग विद टेक्सोनॉमी वी विल फॉलो द अपना कह लीजिए फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। तो फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप अलॉन्ग विद टेक्सोनॉमी दैट इज कॉल्ड टू बी एज सिस्टमेटिक। सिस्टमेटिक अरेंज कर दिया, सिस्टमेटिक अरेंज कर दिया जब हमने उसके फाइलोजेनिक रिलेशनशिप को ध्यान में दिया है, फाइलोजेनी को ध्यान में दिया है, वो हो जाएगा सिस्टमेटिक। तो क्लासिफिकेशन आल्सो हेल्प्स इन। क्लासिफिकेशन से हमको फ़ायदा क्या मिल रहा है या किस चीज़ की सहायता मिल रही है? असाइनिंग सिस्टमेटिक पोजीशन। सिस्टमेटिक पोजीशन पता लग गई किसी भी ऑर्गेनिज्म की कि वो कहाँ पे स्टैंड करता है। टू न्यूली डिस्क्राइब्ड स्पीसीज़, अगर कोई स्पीसीज़ नई हम लोग को मिली है तब हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये स्पीसीज़ को कहाँ पे फिट बैठती है। क्या ये कॉर्डेट है कि नॉन कॉर्डेट है? कॉर्डेट है तो किस में आ रही? पाइसेस में आ रही है, एम्फीबियन में आ रही, रेप्टाइल में आ रही, कि हमारे मैमेलियन में आ रही, कि एव्स में आ रही है। सिस्टमेटिक अरेंजमेंट हम कर देंगे। तो क्लासिफिकेशन की ज़रूरत ये है नीड ऑफ क्लासिफिकेशन, कि आप
1.7 to 1.8 मिलियन स्पीसीज, जो 17 से 18 लाख स्पीसीज नोन है, जिनका डॉक्यूमेंटेशन है। हर स्पीसीज को इंडिविजुअली पढ़ लें, इम्पॉसिबल बात है, तो क्लासिफिकेशन कर दीजिए, वर्गीकरण कर दीजिए, ग्रुपिंग कर दीजिए, जिससे आपको आसानी मिले चीज़ों को समझने में या ग्रुप को फॉलो करने में। ग्रुप के जो बेसिक कैरेक्टर है उसको आपने पढ़ लिया तो उस ग्रुप में आने वाले ऑर्गेनिजम्स के बारे में एक आउट एंड आउट आउटर आपको एक आइडिया लग जाएगा। तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, ये तो क्लासिफिकेशन की ज़रूरत हमने समझ ली। अब क्लासिफिकेशन का आधार क्या है, इस चीज़ की बात होने जा रही। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है? इन स्पाइट ऑफ डिफरेंसेस इन स्ट्रक्चर एंड फॉर्म ऑफ डिफरेंट एनिमल, हम जानते हैं कि ये जो भिन्न भिन्न तरह के एनिमल हमारे चारों तरफ हैं, उनका स्ट्रक्चर अलग है, उनका फॉर्म अलग है। इन स्पाइट ऑफ दैट, ये होते हुए भी देयर आर फंडामेंटल फीचर्स कॉमन टू वेरियस इंडिविजुअल इन रिलेशन टू द अरेंजमेंट ऑफ सेल्स। हम देखेंगे कुछ ना कुछ उनके बीच में, भले वो कितने अलग है, कुछ ना कुछ आधारभूत समानताएं उनके बीच में है। ऑर्गेनिजम्स के बीच में फंडामेंटल सिमिलरिटीज, फंडामेंटल कुछ आधारभूत लक्षण ऐसे हैं जो उनके बीच में सिमिलर है, कॉमन है। जैसे कि कहिए अरेंजमेंट ऑफ सेल, बॉडी सिमेट्री। बॉडी सिमेट्री क्या होती है आगे अभी डिस्कस होगा। नेचर ऑफ सीलोम, पैटर्न ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, कुछ ना कुछ उनमें हम देखेंगे समानताएं भी होंगी कि उनकी बॉडी जो है, बॉडी का सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या है, सीलोम प्रेजेंस है कि नहीं है, बॉडी की सिमेट्री कैसी है, कि वो एसिमेट्रिकल है कि बाइसिमेट्रिकल है, कि हमारा रेडियल सिमेट्री है, और जो हमारे तंत्र बने हुए हैं शरीर में, डाइजेस्टिव तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा, सर्कुलेटरी सिस्टम हमारा, या रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और फॉर दैट मैटर कोई भी जो सिस्टम बन रहा है, उनकी क्या पोजीशन है। दिस फीचर्स आर यूज्ड टू एट द बेसिस ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन। ये जो फीचर्स हैं कि बॉडी की सिमेट्री कैसी है, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं या कहिए जो सिस्टम्स हैं किस हद तक डेवलप है, बॉडी का सीलोम प्रेजेंट है कि नहीं प्रेजेंट है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, इन्हीं सबको आधार बना के, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है कि नहीं प्रेजेंट है, इन्हीं सबको आधार बना के हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं। उसी को हमने डिस्कस करना है। ठीक, तो पहले अभी तक हम लोगों ने क्या समझा है कि क्लासिफिकेशन की ज़रूरत क्या है और क्लासिफिकेशन का आधार क्या है। आगे चलते हैं हम लोग लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो अब ये कुछ बातें ऐसी हैं जिनको ध्यान में रखते हुए हम लोग क्लासिफिकेशन करेंगे। तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में सबसे पहला बेस जिस आधार पे हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं वो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, कि किस लेवल का उसमें सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन मिल रहा है, कि केवल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है कि सेल्स ने ऑर्गेनाइज होकर टिश्यू लेवल तक आ गए हैं, टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन मिल रहा है, या टिश्यू आपस में परस्पर इंटरेक्शन करके ऑर्गन लेवल तक हम लोग आ गए कि ऑर्गन लेवल का ऑर्गेनाइजेशन मिल रहा है, या डिफरेंट ऑर्गन इकट्ठे एक साथ काम करके कोई सिस्टम फॉर्म कर रहे हैं, ऑर्गन सिस्टम लेवल पे आ गए। तो हम लोग सबसे पहला जो आधार देख रहे हैं, बेसिस देख रहे हैं, जिस आधार पे क्लासिफिकेशन हो रहा है एनिमल्स का, पहला हमारा बेस है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। दो ऑल मेंबर्स ऑफ एनिमिलिया आर मल्टी सेलुलर। आज की तारीख में किंगडम एनिमिलिया में जितने भी मेंबर हैं, जितने भी सदस्य हैं, वो मल्टी सेलुलर है। यूनिसेलुलर एनिमल्स जो पहले प्रोटोजोआ नाम से किंगडम फॉर्म था, अब हमने उसको विड्रॉ कर लिया है एनिमिलिया से, किंगडम एनिमिलिया से, और प्रोटोजोआ को हमने प्लेस कर दिया है प्रोटिस्टा में। तो यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक का जो हमारा किंगडम रिप्रेजेंट करता है प्रोटिस्टा, उसमें अब प्रोटोजोआ को स्थान दे दिया गया। तो प्रोटोजोआ नाउ हैज़ बीन रिमूव कर दिया गया। तो किंगडम एनिमिलिया में केवल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स आएंगे। ऑल ऑफ देम डू नॉट एग्जिबिट द सेम पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल। अब ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो है, जो कि हमारे किंगडम एनिमिलिया में आ रहे हैं, उसमें आप देखेंगे कि जितने भी एनिमल हैं उनमें सेम पैटर्न ऑर्गेनाइजेशन का नहीं है, एक जैसा ढर्रा पैटर्न, एक जैसा व्यवहार नहीं है ऑर्गेनाइजेशन का, सेल्स के ऑर्गेनाइजेशन का। कि सेल या तो मल्टी सेलुलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन मिलेगा, या टिश्यू से और बेटर ऑर्गन, या ऑर्गन से और बेटर ऑर्गन सिस्टम। तो डिफरेंट जो एनिमल्स हैं, मल्टी सेलुलर एनिमल्स हैं, उनमें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सारे के सारे एनिमल में एक ही स्तर का नहीं है, स्तर अलग अलग है। फॉर एग्जाम्पल इन स्पंजेस, एग्जाम्पल के तौर पर स्पंजेस में द सेल्स आर अरेंज एज लूज सेल एग्रीगेट। सेल्स अभी इंटरेक्ट करके
उनके बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं है, टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन नहीं आया, सेलुलर लेवल का ही ऑर्गेनाइजेशन है। सेल तो मल्टी सेलुलर हो गया है, बॉडी जो है उसकी ऑर्गेनिज्म जो है पोरीफेरा हमारे स्पंजेस, उसमें प्रेजेंस ऑफ सेल मोर देन वन है, मल्टी सेलुलर है, लेकिन सेलुलर लेवल का ही ऑर्गेनाइजेशन है, उनका विन्यास अभी टिश्यू लेवल का, ऊतक लेवल का नहीं आया है। द सेल्स आर अरेंज एज अ लूज सेल एग्रीगेट, सेल्स अरेंज है, लूज है, उनके बीच में परस्पर कोऑर्डिनेशन इंटरेक्शन नहीं है, टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन नहीं आया। तो व्हाट इज टिश्यू? टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल हैविंग कॉमन ओरिजिन और परफॉर्मिंग द सेम फंक्शन। उसको हम लोग ग्रुप ऑफ सेल्स, ऐसी सेल्स जो कि एक जैसी उत्पत्ति हो जिसकी और एक जैसा काम कर रहे हो, उसको हम लोग टिश्यू बोलते हैं। तो परस्पर मिलके कोऑर्डिनेशन से काम कर रहे हो तो हम बोलेंगे टिश्यू फॉर्मेशन हो गया। यहाँ पे उनके बीच में कोऑर्डिनेशन पोरीफेरा में नहीं है, हर सेल अपनी व्यवस्था खुद देख रही है। तो लूज सेल एग्रीगेट्स है, दैट इज दे एग्जिबिट सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इंपॉर्टेंट है आपके एमसीक्यू के लिए, यहाँ से पूछा जाता है कि सेलुलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन आपको किस में मिलता है। तो आपको याद रखना है कि फाइलम हमारे पोरीफेरा में सेलुलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन मिलता है। सम डिवीजन ऑफ लेबर अकर अमंग इन सेल्स, तो सेल्स मल्टी सेलुलर हैं, उन्होंने काम बांट रखा है कि भाई तुम खाना बनाओ, मैं खाना पकाऊंगी, मैं ये करूंगी, मैं वो करूंगी, उन्होंने आपस में काम बांट रखा है। तो ये जो डिवीजन ऑफ लेबर है ये देखने को मिलेगी पोरीफेरा में, क्योंकि मल्टी सेलुलर है। टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन आया नहीं, सेल्स लूजली अरेंज है, एग्रीगेट नहीं है, और उसके अलावा सेल्स में आपको इंडिविजुअल स्तर पे देखेंगे कि उन्होंने काम बांट रखा है, डिवीजन ऑफ लेबर कर रखा है। तो पोरीफेरा के बाद अगला जो फाइलम आता है वो है सीलेंट्रेट्स। इन सीलेंट्रेट्स, पहली बात हो गई पोरीफेरा की। इन सीलेंट्रेट्स द अरेंजमेंट ऑफ सेल इज मोर कॉम्प्लेक्स। अब हम लोग सिंपल से ऑर्गेनाइज की तरफ या कॉम्प्लेक्स फॉर्म की तरफ चल रहे हैं। तो सीलेंट्रेट में सेल्स का जो अरेंजमेंट है वो ज़्यादा जटिल है। हेयर द सेल्स परफॉर्मिंग द सेम फंक्शन आर अरेंज इनटू टिश्यू, टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन आ गया, सेल्स के बीच में कोऑर्डिनेशन होगा जिसको कि हम लोग टिश्यू बोलेंगे। तो टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन आपको सीलेंट्रेटा से मिलने लगता है, हैंस इट इज कॉल्ड एज अ tissue level of organization. Still high level of organization, that is organ level, is exhibited by the members of Platyhelminthes. तो इसमें हम लोग आगे जब इसको पढ़ेंगे हम लोग देखेंगे कि पहला फाइलम हम लोग पढ़ेंगे पोरीफेरा, दूसरा फाइलम पढ़ेंगे सीलेंट्रेटा, तीसरा फाइलम पढ़ेंगे टीनोफोरा, और टीनोफोरा के बाद चौथा फाइलम आएगा प्लेटिहेलमिन्थेस। तो टीनोफोरा को यहाँ पे इन्होंने मेंशन नहीं किया है सॉरी कि हमारा जो सीलेंट्रेटा है, सीलेंट्रेटा में टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है, टिश्यू लेवल का ही ऑर्गेनाइजेशन टीनोफोरा में है, लेकिन इसके अगला लेवल ऑर्गन लेवल, टिश्यू मिल के ऑर्गन बना रहे हैं, ऑर्गन लेवल का ऑर्गेनाइजेशन चालू होता है प्लेटिहेलमिन्थेस से। स्टिल हायर लेवल, और अच्छे स्तर पे और जटिल स्तर पे और व्यवस्थित तरह से। तो सेल्स के बाद टिश्यू, टिश्यू के बाद ऑर्गन। स्टिल हाई लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज ऑर्गन लेवल, इज एग्जिबिटेड बाय द मेंबर ऑफ प्लेटिहेलमिन्थेस एंड अदर हायर फाइला। तो प्लेटिहेलमिन्थेस से ऊपर चलेंगे, ऑर्गन के बाद ऑर्गन सिस्टम लेवल आ जाएगा। तो प्लेटिहेलमिन्थेस पे आपको ऑर्गन लेवल का ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिल रहा है। एंड अदर हायर फाइला वेयर टिश्यूज आर ग्रुप्ड टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गन। और इससे ऊपर वाले जो हायर फाइलम है उसमें भी आपको टिश्यू लेवल का या टिश्यू लेवल के बाद ऑर्गन, ऑर्गन के बाद ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगा। एंड अदर हायर फाइला वेयर टिश्यूज आर ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गन्स, ईच स्पेशलाइज फॉर अ पर्टिकुलर फंक्शन। ये जो टिश्यू ऑर्गन बना रहे हैं, ऑर्गन का काम क्या है, ऑर्गन को हमने जिम्मेदारी दे रखी है एक पर्टिकुलर फंक्शन के लिए। जैसे स्टमक इज रिलेटेड टू द डाइजेस्टिव सिस्टम, टेस्टिस आर रिलेटेड टू द रिप्रोडक्टिव सिस्टम, कि हर किसी को कुछ ना कुछ काम दे रखा। किडनीज फॉर एक्सक्रीशन, लंग्स फॉर रेस्पिरेशन। तो हर किसी ऑर्गन को कोई ना कोई काम, पर्टिकुलर काम देने के लिए वो लोग अच्छी तरह से व्यवस्थित हो गए। इन एनिमल्स लाइक एनिलिड, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एनिलिड्स में अब प्लेटिहेलमिन्थेस के बाद एस्केलमिन्थेस, एस्केलमिन्थेस के बाद एनिलिडा। तो एस्केलमिन्थेस से आपको ये देखने को मिल जाएगा कि हमारा टिश्यू लेवल के बाद ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम लेवल हमारा एस्केलमिन्थेस से चालू हो जाएगा। एस्केलमिन्थेस से आपको ऑर्गन सिस्टम लेवल मिलने लगेगा। इन एनिमल्स लाइक एनिलिड, ऑर्थ्रोपोड, मोलस्क,
इकाइनोडर्म्स, कॉर्डेट्स, इकाइनोडर्मेटा, उसके बाद कॉर्डेट्स, कॉर्डेटा ऑर्गन हैव बीन एसोसिएटेड टू फॉर्म फंक्शनल सिस्टम। सिस्टम लेवल का, ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन आपको देखने को मिलेगा। ईच सिस्टम कंसर्न विद अ स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल फंक्शन। हर सिस्टम, जैसे रिप्रोडक्टिव सिस्टम कोई ना कोई फिजियोलॉजिकल फंक्शन कर रहा है, रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है। हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम एक्सक्रीशन से रिलेटेड है। हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारे ब्रीदिंग से रिलेटेड है। डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा डाइजेशन से रिलेटेड है। न्यूरल नर्वस सिस्टम हमारा नर्वस सिस्टम न्यूरल से रिलेटेड है, हमारी कॉन्शियस से रिलेटेड है। तो ये हर सिस्टम जो बन रहा है कंसर्न विद अ स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल फंक्शन, वो कोई ना कोई एक स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल फंक्शन कर रहा है। दिस पैटर्न इज कॉल्ड, और ये जो तरीका है, दिस पैटर्न इज कॉल्ड ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इस पैटर्न को हम ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। ऑर्गन सिस्टम इज इन डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ एनिमल एग्जिबिट वेरियस पैटर्न ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी। तो ऑर्गन सिस्टम लेवल में भी आपको सिंपल और कॉम्प्लेक्स फॉर्म देखने को मिल सकता है। ऑर्गन सिस्टम लेवल इन डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल्स एग्जिबिट वेरियस पैटर्न ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी। कि ऑर्गन सिस्टम बन गया, रिप्रोडक्टिव सिस्टम बन गया, आप हायर फाइला की तरफ जा रहे हैं तो वो और कॉम्प्लेक्स होता चला जाएगा। या डाइजेस्टिव सिस्टम है तो डाइजेस्टिव सिस्टम आपका इनकम्प्लीट और कंप्लीट, कि पहले जो बना वो इनकम्प्लीट है कि सिंगल ओपनिंग वाला, और फिर वो उससे और जटिल फॉर्म बना डबल ओपनिंग वाला। इस तरह से हम देखेंगे। और सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन और क्लोज, कि इसमें भी सिस्टम बनने के बाद भी सिस्टम में भी सिंपल और कॉम्प्लेक्स फॉर्म देखने को आपको मिलेंगे। तो ऑर्गन सिस्टम में ऑर्गन सिस्टम्स इन डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल एग्जिबिट वेरियस पैटर्न्स ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी। कॉम्प्लेक्सिटी का लेवल अलग अलग आपको ऑर्गन सिस्टम में भी मिल सकता है। फॉर एग्जाम्पल द डाइजेस्टिव सिस्टम इन प्लेटिहेलमिन्थीज। अब याद रख लीजिएगा, यहाँ से MCQ बन सकता है, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से MCQ बन सकता है। डाइजेस्टिव सिस्टम इन प्लेटिहेलमिन्थीज, प्लेटिहेलमिन्थीज में डाइजेस्टिव सिस्टम अगर है तो हैज़ ओनली अ सिंगल ओपनिंग, तो उसमें केवल सिंगल ओपनिंग आपको देखने को मिलेगी। टू द आउटसाइड ऑफ द बॉडी, तो एक ही ओपनिंग है, उसी से इंजेक्शन हो रहा है, उसी से बाहर भी हो रहा है, इन भी हो रहा है, आउट भी हो रहा है। तो उसी से वो लोग चीज़ें अंदर ले रहे हैं और उसी से वो लोग अपना जो रेसिड्यूअल मैटर है उसको बाहर भी कर रहे हैं। तो प्लेटिहेलमिन्थीज हैज़ अ ओनली सिंगल ओपनिंग, केवल एक ओपनिंग होगी टू द आउटसाइड ऑफ द बॉडी दैट सर्व एज बोथ माउथ एंड एनस। माउथ जिससे इन किया जा रहा है, एनस जिससे आउट किया जा रहा है। तो इन और आउट के लिए एक ही आउटलेट है, एक ही छेद है। इस वजह से इस तरह का जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसको हम लोग इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं। और ये आपको किस में देखने को मिलेगा? प्लेटिहेलमिन्थीज में देखने को मिलेगा। एंड हेंस इज कॉल्ड द इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके, याद रख लीजिएगा, क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। आगे चलिए, अ कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम हैज़ 2 ओपनिंग। और जो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होगा उसमें 2 ओपनिंग होगी, माउथ अलग होगा, एनस अलग होगा, माउथ एंड एनस सेपरेटली। सिमिलरली द सर्कुल, ये तो हो गया हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में जानकारी कि डाइजेस्टिव सिस्टम बोल रहा प्लेटिहेलमिन्थीज में अगर मिल रहा है तो वो इनकम्प्लीट है क्योंकि उसकी एक ही ओपनिंग है। और डाइजेस्टिव सिस्टम अगर हमें मिल रहा है इसके हायर फाइला में तो आपको देखने को मिलेगा कि कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है जिसमें 2 ओपनिंग देखने को मिलेगी, माउथ अलग और एनस अलग। अब हम लोग आते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम पे। सर्कुलेटरी सिस्टम भी फर्दर 2 तरह का है, ओपन टाइप और क्लोज टाइप। इन विच द ओपन टाइप में देखिए, इन विच द ब्लड इज पम्प्ड आउट ऑफ द हार्ट पंप कर रहा है ब्लड को, एंड द सेल्स एंड टिश्यूज आर डायरेक्टली बाथेड इन इट। लेकिन वहाँ पे क्लोज्ड वेसल्स नहीं है, जैसे हम लोगों में वेसल्स होती हैं जिसके अंदर ब्लड फ्लो करता है। वेसल्स हमारी आर्टरीज और वेन्स। तो यहाँ पे जब ब्लड पंप होता है वो लेकुना में पंप होता है। लेकुना मतलब एम्प्टी स्पेसेस बॉडी में ही। तो बॉडी में एम्प्टी स्पेसेस है, लेकुना है, साइनेसिस है जिसमें ये फ्लूइड पंप कर दिया जाएगा और वहाँ से वापस वो हार्ट में आएगा। इस तरह का जो सिस्टम होता है वो ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम कहलाता है, जो आपको आर्थ्रोपोडा और मोलस्का में देखने को मिलेगा। ठीक है, अब क्लोज टाइप के सर्कुलेटरी सिस्टम पे आते हैं। क्लोज टाइप इन विच द ब्लड इज सर्कुलेटेड थ्रू अ सीरीज ऑफ वेसल्स। तो क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम हुआ जैसे हम लोगों में मिलता है कि हम लोग को एक देखिएगा एक क्रम मिल रहा है वेसल्स का, पाइपलाइन, पतली पतली पाइपलाइन हमारी बॉडी में थ्रू आउट ना है, जो कि हमारी आर्टरीज और वेन्स में फर्दर हम लोग उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं कि आर्टरीज और वेन। आर्टरीज बेसिकली ब्लड को लेके जा रही हैं, हार्ट से लेके जा रही है डिफरेंट ऑर्गन को, और वेन्स ब्लड को कलेक्ट करके वापस
ब्लड ला रही हैं हमारे हार्ट में। तो आर्टरीज और वेन्स का, वेसल्स का नेटवर्क हमारी बॉडी में है। जिन भी ऑर्गेनिजम्स में ब्लड पंप होता है, ब्लड पंप होने के बाद रन होता है या सप्लाई होता है इनसाइड द वेसल्स, तो उनके लिए हम लोग कहते हैं कि क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम है, जो आपको कॉर्डेट्स वगैरह में देखने को मिलेगा। साथ के साथ आपको एनिलिडा के मेंबर में भी क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलता है। तो क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम जिसमें आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज है, उसमें हम लोग बोलते हैं क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम है। ठीक, आगे चलते हैं। तो पहला हमारा डिस्कस हो गया है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, पहली क्वालिटी या पहला आप कहिए मापदंड या पहला क्राइटेरिया। ये लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के आधार पे हम लोग एनिमल्स की ग्रुपिंग कर देंगे, क्लासीफाई कर देंगे। अगला हमारा जो क्राइटेरिया है, मापदंड है, दृष्टिकोण है, नज़रिया है ऑर्गन्स को, एनिमल्स को क्लासीफाई करने का, वो है सिमेट्री। तो सिमेट्री क्या है भाई, इसको समझ लीजिए। सिमेट्री है एनिमल कैन बी कैटेगराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमेट्री। उनकी सिमेट्री के हिसाब से हम एनिमल को कैटेगराइज कर सकते हैं कि ये एसिमेट्रिकल है, ये बाइसिमेट्रिकल है, ये रेडियल सिमेट्री है। तीन तरह की सिमेट्री हैं। स्पंजेस आर मोस्टली एसिमेट्रिकल। एसिमेट्रिकल वो है जब हम एनिमल को उसके मिड प्लेन से गुजरते किसी भी एक्सिस से उसको दो इक्वल हाफ में या आइडेंटिकल हाफ में नहीं डिवाइड कर सकते, तो उसको हम एसिमेट्रिकल बोलते हैं। व्हेन एनिमल्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू आइडेंटिकल इक्वल हाफ बाय पासिंग अ एक्सिस फ्रॉम इट्स मिड एक्सिस प्लेन, we can't divide it, then this type of animal is said to be asymmetrical animal। वो एनिमल asymmetrical animal कहलाता है जिस एनिमल की बॉडी को हम उसके मध्य तल से गुजरते किसी भी धुरी से, किसी भी एक्सिस से उसको दो बराबर आइडेंटिकल भागों में नहीं बांट सकते, उसके लिए टर्म यूज होता है एसिमेट्रिकल। तो स्पंजेस आर मोस्टली एसिमेट्रिकल। एसिमेट्रिकल होंगे स्पंजेस, आप उसको उसकी बॉडी के प्लेन से गुजरते किसी भी एक्सिस से, मिड एक्सिस से, आप उसको टू आइडेंटिकल हाफ में डिवाइड नहीं कर सकते। स्पंजेस आर मोस्टली एसिमेट्रिकल। एनी प्लेन, कोई भी तल, कोई भी प्लेन दैट पासेस थ्रू द सेंटर, जो उसके मध्य तल से गुजरता है, डज नॉट डिवाइड, उसको डिवाइड नहीं कर रहा है इनटू इक्वल हाफ, आइडेंटिकल हाफ, इस तरह का जो होगा एनिमल, उसके लिए हम लोग टर्म यूज करेंगे एसिमेट्रिकल एनिमल। व्हेन एनी प्लेन पासिंग थ्रू द सेंट्रल एक्सिस ऑफ द बॉडी, या अब दूसरा देखिए बाई लेटरल सिमेट्रिकल। व्हेन एनी प्लेन, कोई भी एक प्लेन पासिंग थ्रू द सेंट्रल एक्सिस, जो उसके मध्य तल से गुजर रहा है, सेंट्रल एक्सिस से गुजर रहा है, डिवाइड्स द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म इनटू टू आइडेंटिकल हाफ, उसको दो एक दूसरे के समान भागों में। तो ये नहीं है कि 5 किलो, हमारी बॉडी का 100 किलो वेट है, मानिए हम इसको बीचों बीच से काट दें और 100 किलो को 50-50 किलो के दो में काट दें, लेकिन वो आइडेंटिकल नहीं होगा, क्योंकि एक में 2 हाथ है, एक में 2 पैर है। आइडेंटिकल तब होगा जब बिल्कुल बीचों बीच से काटा है। आइडेंटिकल का मतलब होता है ऑलमोस्ट मिरर इमेज, कि उसकी बिल्कुल मिरर इमेज, परछाई उसकी। तो आइडेंटिकल और इक्वल में फ़र्क है। आइडेंटिकल की बात हो रही है when any plane passing through the central axis of body divides the organism into two identical half, जब उसके मिड तल से गुजरते किसी भी एक प्लेन से हम उसको दो बराबर भागों में, एक समान भागों में बांट देंगे, तो उसके लिए टर्म यूज होता है when any plane, यहाँ पे any plane लिखा है, उसके मध्य तल से गुजरते किसी भी, भले ऐसे काट दें, ऐसे काट दें, ऐसे काट दें, ऐसे काट दें, किसी भी प्लेन से, मध्य तल से गुजरते किसी भी प्लेन से उसको दो बराबर भागों में जब बांटा जा सकता है, तो इसके लिए टर्म यूज होता है रेडियल सिमेट्री। सीलेंट्रेट्स, टीनोफोर, इकाइनोडर्म्स, 3 के नाम है, याद रख लीजिएगा, बिल्कुल रट लीजिएगा। सीलेंट्रेट्स, टीनोफोरा और इकाइनोडर्मेट्स इसमें आते हैं, हैव दिस काइंड ऑफ बॉडी प्लेन। एनिमल लाइक एनिलिड, आर्थ्रोपोडा एटसेट्रा। अब बाकी के जो बचे एनिलिड्स, आर्थ्रोपोडा और बाकी के जितने भी बचे, वेयर द बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ, आइडेंटिकल हाफ, लेफ्ट एंड राइट, बाय पासिंग थ्रू अ प्लेन इन इट्स मिड एक्सिस, ओनली वन प्लेन, बाय ओनली वन प्लेन, केवल एक प्लेन से उसको दो बराबर एक समान भागों में बांटा जा सके, तो इस तरह की सिमेट्री को हम बाइलेटरल सिमेट्री बोलते हैं। तो ये देख लीजिए, ये हमारा रेडियल सिमेट्री, देखिए इस एक्सिस से भी वो दो आइडेंटिकल हाफ में बट रहा है, इस एक्सिस से भी दो आइडेंटिकल हाफ में बट रहा, और इस एक्सिस से भी उसके मिड प्लेन से गुजरते, इस एक्सिस से भी, इस एक्सिस से भी और इस एक्सिस से भी। तो कई सारे एक्सिस ऐसे हैं, कई सारे प्लेन ऐसे हैं
जो में कि वो 2 आइडेंटिकल हाफ में कट रहा है। इस तरह की सिमेट्री को रेडियल सिमेट्री। अब इसको देखिए आप, ये बीचों बीच से जब आप इस प्लेन से काट रहे हैं तभी वो 2 आइडेंटिकल हाफ में, इधर से काट दीजिए तो 2 आइडेंटिकल हाफ नहीं होंगे, ऐसे काट दीजिए 2 आइडेंटिकल हाफ नहीं होंगे। 2 आइडेंटिकल हाफ केवल एक प्लेन से है। तो एक प्लेन से जब इसको 2 आइडेंटिकल हाफों में जो उसके मिड एक्सिस से गुजरते हैं एक प्लेन से, इसलिए इसको हम बाइलेटरल सिमेट्री बोल रहे हैं। ऊपर वाला रेडियल सिमेट्री था। और आप स्पंजेस के स्ट्रक्चर मन में सोच लीजिए और उसको काटने की सोचिए, तो एक टेढ़ा मेढ़ा सा स्ट्रक्चर उसको आप काटिए तो कोई भी प्लेन ऐसा नहीं है जिसमें 2 आइडेंटिकल हाफ में कट जाए, वो एसिमेट्रिकल कहलाएगा। तो सिमेट्री में आपने क्या समझा है कि हमको रेडियल सिमेट्री किस किस में मिल रही है, टीनोफोरा में, सीलेंट्रेटा में और इकाइनोडर्मेटा में, ये याद रखना है आपने। और एसिमेट्रिकल हमको किस में मिल रही है, पोरीफेरा के मेंबर्स में, स्पंजेस में, ये आपने याद में रखना है। ये तो दो क्राइटेरिया हो गए अब तक डिस्कस। पहला था सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और दूसरा था सिमेट्री। तीसरा क्राइटेरिया कि ऑर्गेनिजम्स को हम लोग क्लासीफाई करेंगे एक ही ग्रुप में, अलग अलग ग्रुप में, तो उसके लिए क्राइटेरिया हमें फॉलो करने हैं कि कुछ तो हमारी सोच हो, उन सोच के हिसाब से हम उनको ग्रुपिंग कर रहे हैं। तीसरा हमारा आ रहा है डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन की, उसमें कितनी जर्म लेयर एम्ब्रायो में है। एनिमल्स इन विच द सेल्स आर अरेंज इन 2 एम्ब्रॉयनिक लेयर, ऐसे एनिमल जिनका एम्ब्रायो के समय 2 जर्म लेयर हैं वो कहलाएंगे बाई डिप्लोब्लास्टिक, और जिनमें मोर देन 2 जर्म लेयर हैं वो कहलाएंगे ट्रिप्लोब्लास्टिक। एनिमल्स इन विच द सेल्स आर अरेंज इन 2 एम्ब्रॉयनिक लेयर, एम्ब्रायो फॉर्मेशन जब हो रहा है 2 जर्म लेयर है, एक्सटर्नल एक्टोडर्म एंड इंटरनल एंडोडर्म। दिस टाइप ऑफ एनिमल्स आर सेड टू बी डिप्लोब्लास्टिक इन नेचर। एग्जाम्पल के तौर पे सीलेंट्रेटा हमारा डिप्लोब्लास्टिक है। एन अनडिफरेंशिएटेड लेयर मीजोगीलिया इज प्रेजेंट इन बिटवीन द एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। तो ये देखिए डिप्लोब्लास्टिक है। डिप्लोब्लास्टिक में ये हमारी एक्टोडर्म, ये हमारी एंडोडर्म, और इन दोनों के बीच में मीजोगीलिया जो अभी डिफरेंशिएटेड नहीं हुई है। ये हो गया हमारा डिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक में क्या होगा, ये किस में आपको देखने को मिलेगा, ये हमको देखने को मिलेगा सीलेंट्रेटा में। चलिए आगे चलें। दोज एनिमल इन विच द डेवलपिंग एम्ब्रायो, वो एनिमल जिनका एम्ब्रायो डेवलपमेंट हो रहा है, एम्ब्रायोजेनेसिस हो रहा है, एम्ब्रायो डेवलपमेंट के दौरान एक तीसरी जर्म लेयर बन जाएगी मीजोडर्म। तो एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में जो मीजोगिलिया थी डिफरेंशिएटेड होके मीजोडर्म बना दिया। इस तरह के जो एनिमल्स होते हैं उनके लिए टर्म यूज होता है ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल। एग्जाम्पल के तौर पर प्लेटिहेलमिन्थेस से लेके कॉर्डेट तक ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे मीजोगिलिया थी, मीजोगिलिया ग्रुप ऑफ सेल्स है लेकिन अभी वेल डिफरेंशिएटेड नहीं है। यहाँ पे मीजोगिलिया डिफरेंशिएटेड होकर मीजोडर्म बना दिया, तो ये वाला एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म, ट्रिप्लोब्लास्टिक हो गया हमारा एनिमल। ओके आगे चलें। तो डिप्लोब्लास्टिक के लिए आपको क्या याद में रखना है, सीलेंट्रेट, और ट्रिप्लोब्लास्टिक के लिए क्या याद में रखना है, हमारे प्लेटिहेलमिन्थेस से लेके कहाँ तक जी, कॉर्डेट तक। इसके बाद चौथा क्राइटेरिया आ रहा प्रेजेंस ऑफ सिलोम। सिलोम क्या है, सिलोम है कैविटी, कैविटी है जो हमारी बॉडी वॉल से लेके गट की वॉल तक है। प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अ कैविटी, कैविटी है बिटवीन द बॉडी वॉल, ये बॉडी की वॉल एंड द गट वॉल, और ये गट की वॉल। तो गट वॉल और बॉडी वॉल के बीच में अगर कैविटी फॉर्मेशन हो गया तो इसको हम बोलते हैं सिलोम। प्रेजेंस ऑफ एब्सेंस ऑफ कैविटी बिटवीन द बॉडी वॉल एंड गट वॉल। एंड क्या दूसरी शर्त ये है, एक तो कैविटी हो, दूसरा इट इज लाइंड बाय मीजोडर्म, मीजोडर्म से लाइनिंग हो। एंड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्लासिफिकेशन। तो सिलोम इज द कैविटी बिटवीन द बॉडी वॉल एंड गट वॉल एंड इट इज लाइंड बाय द मीजोडर्म, वो हो जाएगी सिलोम। द बॉडी कैविटी विच इज लाइंड बाय मीजोडर्म इज कॉल्ड सिलोम। वो बॉडी कैविटी जो मीजोडर्म से लाइंड है वो सिलोम कहलाएगी। एनिमल पोजेसिंग सिलोम्स आर कॉल्ड सिलोमेट। वो एनिमल जिनमें सिलोम की प्रेजेंस मिल रही है उसके लिए टर्म यूज होता है सिलोमेट्स। एग्जाम्पल के तौर पे एनिलिड, एनिलिड के बाद मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्मेट्स, हेमिकॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स, ये हमारे सिलोमेट एनिमल्स हैं जिनमें प्रेजेंस ऑफ सिलोम मिल रही है। इन सम एनिमल्स द बॉडी कैविटी इज नॉट लाइंड बाय मीजोडर्म, लेकिन कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जिसमें आपको बॉडी कैविटी मिलेगी लेकिन स्कैटर्ड पाउचेस के रूप में मिलेगी और मीजोडर्म से लाइन नहीं होगी। इस तरह की जो कैविटी बनती है उसके लिए टर्म यूज होता है सीडोसिलोम। सीडो का मतलब झूठा, फॉल्स।
इन सम एनिमल्स द बॉडी कैविटी इज नॉट लाइंड बाय मीजोडर्म, मीजोडर्म से लाइन नहीं है। इंस्टेंट द मीजोडर्म इज प्रेजेंट एट स्कैटर्ड पाउचेस, बल्कि उसकी बजाय मीजोडर्म की प्रेजेंस जो है छितरे हुए पाउच थैलियों के रूप में है इन बिटवीन द एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। सच अ बॉडी कैविटी इज कॉल्ड एज सीडोसिलोम, इस तरह की बॉडी कैविटी जो होती है उसको सीडोसिलोम बोलते हैं। एंड द एनिमल पोजेसिंग देम आर कॉल्ड सीडोसिलोमेट, और इस तरह के एनिमल जिसमें सीडोसिलोम मिल रही है उसके लिए टर्म यूज होता है हमारा सीडोसिलोमेट। और ये किस में मिलेंगे? एस्केलमेंथीज के मेंबर में ये चीज मिलेगी सीडोसिलोम। तो ये देखिए ये वाला हमारा ट्रिप्लोब्लास्टिक है लेकिन एसिलोमेट है, सिलोम फॉर्मेशन नहीं हुआ। ये भी ट्रिप्लोब्लास्टिक है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म है, लेकिन मीजोडर्म के से लाइन जो कैविटी है वो स्कैटर्ड पाउच के रूप में है। बॉडी वॉल और गट वॉल के बीच में ये स्कैटर्ड पाउच छितरे हुए थैलियों के नुमा है। ये हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा सीडोसिलोम का। और ये ट्रूसिलोम है। ट्रूसिलोम इसलिए है क्योंकि ये हमारी एंडोडर्म, ये हमारी एक्टोडर्म, ये कैविटी, लेकिन ये कैविटी लाइंड किससे है? मीजोडर्म से लाइंड है। तो मीजोडर्म से लाइंड कैविटी जब होगी बॉडी कैविटी, उसके लिए टर्म यूज होगा सिलोम। ये सिलोम का एग्जाम्पल हमारा क्या है? एनिलिडा से लेके हमारे कॉर्डेट तक। एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, हेमिकॉर्डेटा, इकाइनोडर्मेटा और कॉर्डेट्स, इसमें हमको मिलेगी ट्रूसिलोम। सीडोसिलोम मिलेगी एस्केलमेंथीज में। ट्रिप्लोब्लास्टिक बट एसिलोमेट, ट्रिप्लोब्लास्टिक तो हो गया लेकिन एसिलोमेटा भी सिलोम फॉर्मेशन नहीं हुआ, वो हमें मिलता है किसमें? प्लेटेलमेंथीज में। तो प्लेटेलमेंथीज, एस्केलमेंथीज और हमारे एनिलिडा से लेके एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एक इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेट, ये मिल रही है हमको ट्रूसिलोम। ओके जी, व्हाट इज ट्रूसिलोम? अ कैविटी बिटवीन द बॉडी वॉल एंड द गट वॉल and it is lined by the mesoderm, that is the troosilome. Whereas pseudocilome is the body cavity in which the mesoderm is present in form of scattered pouches. mesoderm scattered pouches के रूप में होगा, उसके लिए pseudocilome टर्म यूज होता है जो कि आपको एस्केलमेंथीज में देखने को मिलेगा। प्लेटेलमेंथीज ट्रिप्लोब्लास्टिक तो हो गया लेकिन ये सिलोमेट है। तो ये ट्रिप्लोब्लास्टिक पे मैं क्यों फोकस कर रहा हूँ? ट्रिप्लोब्लास्टिक पे इसलिए फोकस कर रहा हूँ कि डिप्लोब्लास्टिक जो एनिमल्स हैं उसमें तो सिलोम हो ही नहीं सकती। सिलोम की तो शर्त ही ये रखी है कि बॉडी कैविटी लाइन बाय द मीजोडर्म। तो मीजोडर्म जहाँ से बना, मीजोडर्म जिन फाइलम से अस्तित्व में आया, वहाँ से हम देखेंगे कि क्या सिलोम फॉर्मेशन हुआ कि नहीं हुआ। तो मीजोडर्म का अस्तित्व कहाँ से आया? प्लेटियलमेंथीज से। प्लेटियलमेंथीज से ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स का अस्तित्व आ गया, लेकिन प्लेटियलमेंथीज में सिलोम फॉर्मेशन नहीं है, इवन सीडोसिलोम फॉर्मेशन भी नहीं है। प्लेटेलमेंथीज से एडवांस ग्रुप एस्केलमेंथीज, एस्केलमेंथीज में सीडोसिलोम फॉर्मेशन हो गया क्योंकि मीजोडर्म स्कैटर्ड पाउचेस के रूप में। एस्केलमेंथीज के बाद अगला ग्रुप एनिलिडा से चालू हो जाइए, तो एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा में आपको ट्रूसिलोम मिलेगी। ओके, रट लीजिएगा। ठीक, आगे चलिए। द एनिमल्स इन विच द बॉडी कैविटी इज एब्सेंट, और इस तरह के एनिमल जिसमें बॉडी कैविटी नहीं मिल रही, बात हो गई कि वो कौन है? एसिलोमेट है। तो चार हम लोगों ने अभी तक क्राइटेरिया पढ़ लिए। कौन सा जी? सबसे पहला सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के बाद हम लोगों ने सिमेट्री की बात करी। सिमेट्री के बाद नंबर ऑफ जर्म लेयर, ट्रिप्लोब्लास्टिक और डिप्लोब्लास्टिक, उसकी बात करी। उसके बाद प्रेजेंस ऑफ सिलोम। चार क्राइटेरिया को डिस्कस कर लिया। अगला क्राइटेरिया है सेगमेंटेशन। कि सेगमेंटेशन, सेगमेंट्स मतलब खंडों में विभाजित है कि नहीं बॉडी। इन सम एनिमल्स द बॉडी इज एक्सटर्नली एंड इंटरनली, बाहरी रूप से और आंतरिक